आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी को मिलकर मनाना है। जन जन की भागीदारी से भारत का गौरव बढ़ाना है। नमस्कार दर्शकों, मैं शशि आज के विशेष कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भारत की 75वीं वर्षगांठ का यह अमृत महोत्सव स्वयं में तमाम उद्देश्यों के साथ ही स्कूली और क्षेत्र शिक्षा के समायोजन का उद्देश्य भी लिए हुए है। शिक्षा आज हमारी मूलभूत आवश्यकता बन गई है और शिक्षा प्रणाली इसे पूरी तरह प्रभावित करती है। शिक्षा की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ही इसमें कुछ मानकों और उद्देश्यों का समावेश किया जा रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्तमान शिक्षा के संदर्भ में अमृत महोत्सव की प्रासंगिकता। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान। ये आरपीएस कॉलेज पटना में राजनीति विज्ञान में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है डॉक्टर नीरज कुमार सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। सर्वप्रथम आपसे ये जानना चाहूंगी कि अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव का तात्पर्य क्या है और इसे औचित्यपूर्ण बनाने में शिक्षा की क्या भूमिका है या क्या भूमिका रही है? आज़ादी का 75वां वर्ष है। 75 वर्ष किसी भी जिस क्षेत्र में मायने रखता है तो भारत का ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में और सामाजिक संदर्भ में बहुत विकास हुआ है। लेकिन विकास एक ओर हुआ है तो दूसरी ओर ह्रास भी हुआ है नैतिक मूल्यों का। कर्तव्य के स्थान पर अधिकार की बात अधिक होती है और कर्तव्य भावना विलुप्त होते जा रही है। इस परिस्थिति में अमृत महोत्सव के माध्यम से शिक्षा का में गुणात्मक विकास चाहिए, सिर्फ मात्रात्मक विकास नहीं। जैसे बहुत सारे शिक्षण संस्थान खुले हैं, बहुत सारे आईआईटी खुले, आईएम खुले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खुला, ठीक ना, उसके एम्स खुला, सब कुछ मेडिकल सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। लेकिन ह्रास हुआ है नैतिक मूल्यों, नैतिकता के बगैर शिक्षा। जैसे अभी के समय में एजुकेशन विदाउट एथिक्स हो गया और डिग्री विदाउट नॉलेज। तो डिग्री है, नॉलेज नहीं है और एजुकेशन है, एथिक्स नहीं है, तो उससे समाज पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और आज देख सकते हैं कि सभी संदर्भों में ह्रास हुआ। जैसे शिक्षक क्लास में जाना ही नहीं चाहते हैं, कॉलेज जाते नहीं हैं, और कॉलेज जाते हैं तो क्लास लेना नहीं चाहते हैं। क्लास लेने का मतलब उसके बाद या तो मोबाइल से पढ़ाएंगे या पेपर और मैगजीन लेके जाएंगे, किताब लेके जाएंगे, उसके माध्यम से पढ़ाएंगे। तो शिक्षकों का प्रथम कर्तव्य है। जैसे भारत में राम अगर हुए तो राम में वशिष्ठ गुरु थे, कृष्ण अगर हुए तो संदीपनी मुनि गुरु थे, वाल्मीकि गुरु थे। वैसे गुरु और आज के समय में गुरु के स्थान पर सिर्फ शिक्षक की भूमिका, शिक्षा देना और किसी तरीके से डिग्री प्रदान करना। इसलिए अमृत महोत्सव के माध्यम से अगर शिक्षकों को प्रेरित किया जाए कि आपका कर्तव्य क्या है, आप कैसे राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे अन्य क्षेत्रों में राष्ट्र का निर्माण हुआ है, विकास हुआ है, तो शिक्षा के माध्यम से जो बचा हुआ क्षेत्र है उसका भी विकास होना चाहिए। सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि शिक्षा के बारे में कि अभी जो हालात हुए हैं शिक्षा के बारे में, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि प्राचीन शिक्षा और वर्तमान शिक्षा में मूलभूत क्या बदलाव आए हैं? प्राचीन शिक्षा में संसाधनों की कमी थी लेकिन गुणवत्ता था। आज के संदर्भ में संसाधन बहुत विकसित हुए हैं लेकिन गुणवत्ता में ह्रास हुआ है। प्राचीन शिक्षा से अगर आदर्श के रूप में उससे ग्रहण करें कि पहले के शिक्षक मतलब गुरुकुल प्रणाली में कैसे शिक्षा देते थे, अर्थात उनकी प्रतिबद्धता छात्रों के प्रति और समाज के प्रति होती थी, तो आज के संदर्भ में थोड़ा ह्रास हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है ह्रास पूरी तरह हुआ। जैसे देख सकते हैं कि आईआईटी है, एम्स है, मेडिकल सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, साइंस के सेक्टर में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। तो निश्चित रूप से गुणवत्ता है अभी भी, लेकिन थोड़ा सा ग्रामीण स्तर पर और जो निचले राज्य के स्तर पर थोड़ा सा गिरावट देखा जा सकता है। तो प्राचीन शिक्षा से उसको आदर्श के रूप में लिया जा सकता है। जैसे प्राचीन मतलब संदर्भ में भारत के 3 यूनिवर्सिटी
विश्व के 1 to 10 में थे। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और तक्षशिला। तक्षशिला भी पाकिस्तान में चला गया, लेकिन नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। तो उसमें गुणवत्ता थी, तो वो गुणवत्ता मतलब यहाँ आज के संदर्भ में बिहार में नहीं देखा जा सकता, लेकिन अन्य राज्यों में उसका विकास हुआ है। तो कह सकते हैं कि प्राचीन संदर्भ में नैतिक मूल्य की प्रधानता थी, आज के संदर्भ में तकनीकी और ज्ञान के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में ज्ञान पर जोर दिया गया है। लेकिन अगर उसको नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ के देखा जाए तो निश्चित रूप से उससे भारत के शिक्षा में परिवर्तन हो सकता है और भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि वर्तमान शिक्षा जो अभी चल रही है, तो उसमें नैतिक मूल्यों का क्या स्थान है? क्या अभी की जो शिक्षा है उसमें नैतिकता का कोई मतलब स्थान ही नहीं है, कोई जगह नहीं है? इस बारे में आप हमें बताएं। वर्तमान शिक्षा में नैतिक मूल्य आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कुछ जगह, कुछ स्थान विशेष में, परिस्थिति विशेष में उसमें ह्रास देखा जा सकता है। और उसका कारण मतलब परिस्थिति है, परिवेश है। जैसे परिवेश में राजनीतिक परिवेश हुआ, सामाजिक परिवेश हुआ, उसमें जो ह्रास हुआ है उसके चलते उसका प्रभाव पड़ा है। और नैतिक प्राचीन संदर्भ में नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था, केंद्र बिंदु नैतिकता था। और आज के संदर्भ में भौतिकता केंद्र बिंदु हो गया है। नैतिकता के स्थान पर भौतिकता। जैसे मान लीजिए भारत में अब इसरो बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, इंडिया, और डेवलप किया, एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़ा गया। और दूसरे देश जहाँ हमारी निर्भरता थी अमेरिका के ऊपर, रशिया के ऊपर, आज भारत तो निर्भर हो गए। यूरोपीय देश जो विकसित थे वो भी भारत आके यहाँ मतलब यहाँ प्रक्षेपण करते हैं। तो निश्चित रूप से ज्ञान का विस्तार हुआ है, लेकिन नैतिक मूल्यों का पश्चिम की तुलना में आज भी भारत में नैतिक मूल्य है। आज भी परिवार की प्रधानता है। शिक्षण संस्थान में सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया जाता, पारिवारिक मूल्यों को भी की प्रधानता दी जाती है कि माता पिता का क्या योगदान है, परिवार के अन्य सदस्यों का क्या योगदान है, आज भी यहाँ के शिक्षा में दिया जा रहा है। लेकिन कुछ जो तथाकथित मतलब आधुनिक मूल्यों पर आधारित जो शिक्षण संस्थान खुले हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि धन अर्जित करना। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे के लिए स्कूल जो खोले गए हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा, उसमें इतना अधिक पैसा लिया जाता है कि हम लोग जो पढ़े बचपन से लेके एमए तक 1 महीना का फीस है, उतना लिया जाता है। तो निश्चित रूप से इससे तो नैतिक मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि धन अर्जित करने का माध्यम बन गया। जैसे आईएएस आईपीएस में, यूपीएससी में अब सामान्य घर के बच्चे अधिक जा रहे हैं, और जो तथाकथित धनाढ्य लोग हैं उनके बच्चे नहीं जाना चाहते। वो अपने चूंकि जितना इन्वेस्ट किए हैं उससे कई गुना अर्जित करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के या मतलब सामान्य जो इस शिक्षण संस्थान है उसके बच्चे आज भी राष्ट्र और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है उसमें, अर्थात उसमें नैतिक मूल्य है। इसलिए नैतिक मूल्यों को ये नहीं कि पूरी तरह तिरोहित हो गया है, वो आज भी नैतिक मूल्य का महत्व है। लेकिन कुछ धनाढ्य लोग जो हैं, कुछ धनाढ्य शिक्षण संस्थान हैं, वैसे शिक्षण संस्थानों में ह्रास हुआ है और उस पर मतलब समाज के साथ साथ प्रशासनिक संदर्भ के द्वारा भी ध्यान देने की जरूरत है। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि शिक्षा अगर विकास का आधार है तो क्या शिक्षा मात्र तकनीकी ज्ञान और किताबों तक ही है या कुछ और भी है? ज्ञान का मतलब सिर्फ तकनीकी ज्ञान नहीं या किसी विषय का ज्ञान नहीं, समग्र और संतुलित ज्ञान, उसका पूरा विस्तारित ज्ञान होना चाहिए। जैसे अगर एक बच्चे को ज्ञान का सबसे पहला अर्थ है कि परिवार, माता पिता क्या है, गुरु क्या है, समाज क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता क्या है, तो राष्ट्र के प्रति फिर प्रतिबद्धता है तो राष्ट्रीय संदर्भ, फिर मानव मूल्य के प्रति मेरी क्या प्रतिबद्धता है तो मानव मूल्य के संदर्भ में हमारा क्या दायित्व बनता है। तो शिक्षा ज्ञान एक समग्र और व्यापक संदर्भ है। ज्ञान का मतलब ये नहीं किसी एक विषय का ज्ञान। जैसे तकनीकी अगर एक इंजीनियर है और एक डॉक्टर है तो इंजीनियर को सिर्फ इंजीनियरिंग संदर्भ में और डॉक्टर को डॉक्टर के संदर्भ में डॉक्टरी नॉलेज नहीं होना चाहिए मेडिकल का। जैसे यहाँ आप बिहार की बात करें तो बिहार में पहले बहुत सारे डॉक्टर थे और वो मतलब आला लगा। आज के समय में जैसे पैथोलॉजी टेस्ट के बिना डॉक्टर कोई अपना रिपोर्ट नहीं लिखता, कोई अपना दवा नहीं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता। लेकिन
पहले के डॉक्टर बगैर पैथोलॉजी टेस्ट के सिर्फ मतलब डायग्नोसिस पे शरीर पर हाथ रख के पेट पर या आला लगा के देख लेते थे और मेडिसिन लिख देते थे। तो इसका मतलब उनका समग्र ज्ञान था। ज्ञान एक विस्तारित संदर्भ है और आज को ज्ञान को जोड़ दिया गया टेक्नोलॉजी से कि जो मेडिकल साइंस में जो रिपोर्ट देगा, पैथोलॉजी का जो रिपोर्ट देगा, उसी के आधार पर हम मेडिसिन लिखेंगे। एक इंजीनियर है तो उसको बस अपना जो टेक्निकल नॉलेज है उसी के आधार पर समाज को, राष्ट्र को देने का प्रयास करेगा। तो ज्ञान को संकुचित कर दिया गया है। तो ज्ञान संकुचित नहीं है, ज्ञान व्यापक है। और ज्ञान जब तक व्यवहारिक और वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, अर्थात सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ के अगर देखा जाए, तब वो ज्ञान का वास्तविक अर्थ है। उसके आधार पर शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करके अमृत महोत्सव, अमृत का मतलब क्या है? जो विष से मुक्त हो, पूरी तरह विष से मुक्त हो। और समाज में या राष्ट्र में जो कुछ विष आया है, सामाजिक संदर्भ में, राष्ट्रीय संदर्भ में, राजनीतिक संदर्भ में, प्रशासनिक संदर्भ में या अन्य संदर्भ में है, उस विष को पूरी तरह दूर करना। और यह दूर तभी किया जा सकता है जब मतलब वास्तविक ज्ञान देने में शिक्षा समर्थ हो। और इसको मतलब क्या करते हैं, प्रसारित और प्रचारित करने की जरूरत। क्या वर्तमान शिक्षा में मानवीय मूल्य, मानवीय संवेदना की कोई जगह नहीं रह गई है सर? शिक्षा बगैर मानवीय मूल्य के विकास कर ही नहीं सकता। इसीलिए पहले एथिक्स की पढ़ाई नहीं होती थी बच्चों के संदर्भ में। अभी एथिक्स यूपीएससी तक में, क्लास 1 से लेके यूपीएससी तक में एथिक्स का पेपर आ गया है। मतलब सत्यनिष्ठा क्या है, समाज के प्रति मेरी क्या दायित्व है, क्या प्रतिबद्धता होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। एथिक्स का महत्व बढ़ा है। पहले लोग सुसुप्त अवस्था में उसको देते थे, जाने अनजाने दे देते थे। अभी क्या है, उसको एक विषय वस्तु में शामिल करके उसको दिया जाता है। और जब कह सकते हैं कि एक प्रशासनिक अफसर को, जो भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी आईएएस होता है, उसको भी एथिक्स का मतलब एथिक्स में अच्छे नंबर लाना पड़ता है। और जब उसका मार्क्स उसमें आता है तब उसके आधार पर सिलेक्शन होता है। तो निश्चित रूप से एथिक्स का महत्व बढ़ा है, घटा नहीं है, विलुप्त नहीं हुआ। आज उसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। जैसे जैसे किसी चीज का अभाव होता है, उसकी आवश्यकता अधिक होती है। तो समाज में जो कह सकते हैं अराजकता की स्थिति है या भ्रष्टाचार की स्थिति है, सामाजिक कर्तव्य के प्रति समर्पण का भाव है, उसकी जहाँ जहाँ कमी देखी जाती है, उसके हिसाब से शिक्षाविद उन विषयों को शामिल करते हैं पाठ्यक्रम में। और आप देख सकते हैं क्लास 1 से अप्रत्यक्ष रूप से और क्लास 4-5 से मतलब क्या कहते हैं एथिक्स का की पढ़ाई होती है। और यूपीएससी में बजाते एक पेपर है जनरल स्टडीज में, जिसमें क्या होता है एथिक्स क्या। जैसे एक उसमें संदर्भ मैं बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी का एक वाक्य है और वेद में भी ये वाक्य है कि संसार में इतनी वस्तुएं हैं कि सभी जीवों के, सभी सिर्फ मनुष्य नहीं, सभी जीवों के आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति की अनंत इच्छा के आगे संसार की सारी वस्तुएं कम पड़ जाएगी। मतलब चाहेगा संसार की सारी संपत्ति हमारे पास आ जाए। सर, भारत की शिक्षा पद्धति संवेदना शून्य होती जा रही है, तो ये अमृत महोत्सव का आधार कैसे बन सकता है? ये आपका कहना कुछ हद तक सही है कि संवेदना शून्य होती जा रही है। जहाँ भौतिकता का अधिक महत्व होगा तो संवेदनाएं समाप्त होगी। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत मतलब टेक्नोक्रेट है, बहुत अच्छा नॉलेज है इंजीनियरिंग का या डॉक्टर का है, एथिकल साइंटिस्ट का है, लेकिन अन्य संदर्भ में वो गौण हो जाता है। तो सवाल ये है कि संवेदना, शिक्षा के साथ संवेदना से क्या तात्पर्य है? संवेदना से तात्पर्य है कर्तव्य का। हमारा जिसने हमको दिया है, ये शिक्षा हमको किसने दिया? समाज के माध्यम से मिला, राष्ट्र के माध्यम से मिला, व्यवस्था के माध्यम से मिला। तो सबके प्रति हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति, ठीक है, मानव मूल्य के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। तो संवेदना समाप्त नहीं हुई है, कुछ कमी आई है। और इस कमी को प्रशासनिक, राजनीतिक संदर्भों के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। सर, क्या प्राचीन शिक्षा पद्धति को नए रूप में विकसित करने की आवश्यकता है? आधुनिक से प्राचीन की ओर अग्रसरित हो रहा है। जैसे फूड हैबिट्स की बात करें, पहले जो कहा जाता था गरीबों का अनाज है, जैसे मड़ुआ है, जौ है,
ठीक न, बहुत सारे ऐसे मतलब जो अनाज हैं जो गरीब लोग खाते थे, आज अति मतलब समृद्ध लोग खा रहे हैं। इसका मतलब प्राचीन की ओर लौट रहे हैं। मतलब अब देखिए सामाजिक संदर्भ में पहले आज जब जैसे जैसे आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने की बात उठी, और अब देखिए कि पुनः परिवार में दिखाया जा रहा है कि नहीं उसके पीछे क्या है, चरण स्पर्श का क्या है। कहा जाता है कि ये 3 उंगली जिससे हवन करते हैं, उस 3 उंगली से जिस व्यक्ति को आप अधिक महत्व दे रहे हैं अर्थात उसके गुण से प्रभावित हैं, उसको दाहिना पैर के अंगूठा को छू कर यहाँ आप लगा लीजिए, उस व्यक्ति में जो गुण है वो आ जाएगा। एकदम कड़वा सत्य है, कटु सत्य है, और सत्य है मेरा परखा हुआ है। तो निश्चित रूप से इसका मतलब प्राचीन संदर्भ में जो महत्वपूर्ण था, प्राचीन संस्कृति हो, शिक्षा व्यवस्था हो, सामाजिक संदर्भ हो, राजनीतिक संदर्भ हो, उसको अपनाया जा रहा है। अब देखिए राजा का मतलब कर्तव्य होता था, राम हुए राजा, कृष्ण राजा नहीं हुए, कृष्ण तो दूसरे रूप में आए, लेकिन राम राजा हुए। तो राजा कैसा हो जाए, कहा गया कि यथा राजा तथा प्रजा, राजा का जो चरित्र होगा वही प्रजा का होगा। तो प्राचीन संदर्भ में वैसे राजा होते थे, शासक वर्ग होते थे, प्रशासक वर्ग होते थे, और शासक और प्रशासक का जैसा रूप होता था उसी तरह जनता का होता था। जैसे जैसे कहा जाता, भारत को कहा गया 4 मतलब सत्ययुग, सतयुग में कोई औसत्य का बात ही नहीं था। उसके बाद त्रेता में कुछ औसत आया, द्वापर में कुछ आया, और कलयुग में अधिक आ गया। लेकिन जैसे जैसे पराकाष्ठा पर कोई चीज पहुंचती है फिर उसमें परिवर्तन भी होता है। तो आज समाज में परिवर्तन हो रहा है, प्राचीन मूल्यों को, प्राचीन संस्कृति को, प्राचीन व्यवहार को, प्राचीन सामाजिक संदर्भ को फिर अपनाया जा रहा है, अंगीकृत किया जा रहा है, और उससे समाज में परिवर्तन हो रहा है। और लगता है कि निकट भविष्य में भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा और अमृत महोत्सव का जो संदर्भ है वो सार्थक होगा। तो जैसे कि आपने भी बताया कि प्राचीन चीजें जो हैं, जो हम पहले हमारे जो पुरखे हैं, हमारे दादा दादी हैं, वो जो करते थे, वो अभी शिक्षा से लेके हर क्षेत्र में फिर से लोगों ने उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह से मैं अब भी जानना चाहूंगी कि वर्तमान स्थिति में अभी जो स्थिति है, इसमें स्कूली या प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा के लिए क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं सर? शिक्षा का 3 क्रम है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर। प्राथमिक शिक्षा आधारशिला होती है। जैसे किसी मकान का नींव अगर मजबूत होता है तो मकान मजबूत होता है। तो आधारशिला, जैसे हम कहते हैं कि मेरा अपना अनुभव मैं बतलाना चाहूंगा कि हमारे पहले गुरु, आज के समय में जाति व्यवस्था है और उस समय भी था, लेकिन उस समय भी अच्छे लोग थे। हमारे पहले गुरु मतलब अति पिछड़ी जाति के थे, अति पिछड़ी जाति के 8 किलोमीटर दूर से आते थे, और वो आते थे तो हमारा मैथमेटिक्स बहुत कमजोर था, क्लास 1 तक, और उसके बाद वो जो है आते थे, हमको पढ़ाते थे, और पढ़ाने के क्रम में ऐसा हुआ कि आज भी मैथमेटिक्स में हमको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। हम बाद में पॉलिटिकल साइंस ले लिए, इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, पॉलिटिकल साइंस ले लिए, तो वो आज भी उनका ये दिया हुआ। और हमारी माँ थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, प्राचीन विचार की थी, तो जाति व्यवस्था, लेकिन उनसे इतना प्रभावित हुए, चूंकि हमें जो विकास हुआ, परिवर्तन हुआ, तो उनको अपना खाना 2 बार भेजती थी, स्कूल में 4 बजे तक रहते थे, 2 बार भेजती थी। तो कहने का तात्पर्य है प्राचीन शिक्षा बचपन में जो आदत विकसित होती है वही बड़ा होकर वो हमेशा प्रभाव डालता। तो ये प्रारंभिक शिक्षा का बहुत महत्व है, और प्रारंभिक शिक्षा में परिवर्तन आया है। जैसे एथिक्स, अब एथिक्स की बातें, नैतिक मूल्यों की बातें प्रारंभिक शिक्षा में शामिल किया गया। माध्यमिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया, क्योंकि वो आगे जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता उसका आधार वो बनता है। और उच्च शिक्षा तो वास्तव में उच्च शिक्षा जैसे अलग अलग संदर्भ हो गया, मतलब तकनीकी क्षेत्र में इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, जर्नलिज्म हो गया, ठीक है, वो अलग अलग एडवोकेसी हो गया, सब चीज हो गया, उसमें स्पेशलाइजेशन करना। तो निश्चित रूप से शिक्षा का जो वर्तमान रूप है वो तीनों पर बल दिया जा रहा है, और उससे समाज और राष्ट्र का विकास हो रहा है,
और निश्चित रूप से आगे होगा। सर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को आजादी के अमृत महोत्सव पर क्या संदेश देना चाहेंगे? आजादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष पर मनाया जा रहा है और अमृत महोत्सव का मतलब है समाज में जो विष व्याप्त हो गया द्वेष का, राग और द्वेष। प्राचीन संस्कृति में कहा गया कि राग और द्वेष, दुर्गा सप्तशती में है मधु और कैटभ। तो मधु का मतलब जो राग है, किसी के प्रति, अपने के प्रति बहुत करने की प्रवृत्ति है, और कैटभ जो शत्रुता का भाव है, उसको दूर कर दीजिए। और समाज से जब राग और द्वेष की भावना दूर हो जाएगी तो मतलब फिर अमृत महोत्सव ही रहेगा, अमृत ही रहेगा, विष बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और अमृत महोत्सव से यही तात्पर्य है कि समस्त प्रकार के विष को, समस्त प्रकार के दुर्भावनाओं को, द्वेष को, ठीक है, और जो भी मतलब विकृति है, बुराई है, उसको दूर करने में हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं। मेरा यहाँ कर्तव्य अधिक होना चाहिए और कर्तव्य समाज सभी व्यक्ति अगर अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करें तो अमृत महोत्सव फिर एक साल नहीं, 75वां नहीं, हर साल अमृत महोत्सव का उत्सव मनाया जाएगा और इससे राष्ट्र में सहचार और समभाव और सद्भाव की भावना विकसित होगी और भारत पुनः प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से भी ज्यादा बेहतर हो सकेगा। सर, आप यहाँ आए और इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना है। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।